बोर्ड की बात कर रहे थे हम, उस बोर्ड पे अगर 0 लिखा है इसका मतलब somebody is using it, you should not enter, you should not use those resources। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर वैसा होगा तो क्या होगा, डेटा लॉस नहीं होगा, हम डेडलॉक में नहीं जाएंगे। वरना क्या होगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, पीछे से तुम आओगे, तो मल्टीपल प्रोसेसेस कंफ्यूज हो जाएंगे, या यूं कहें ओएस कंफ्यूज रहेगा कि यार किसको रिसोर्स देना है किसको नहीं देना है। हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, सेमाफोर, जो कि इंटीजर वेरिएबल है। ये दो तरीके से काम कर सकता है, काउंटिंग भी आ सकती है और बाइनरी भी हो सकता है। ये दो तरीके से काम कर सकता है। काउंटिंग का मतलब ये है, जैसे हम एंटर हुए 1 कर दिया, दूसरा एंटर हुआ 2 कर दिया, तीसरा एंटर हुआ 4 कर दिया। इसका मतलब अंदर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं जो इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। और बाइनरी का मतलब अगर 1 का 0 हो गया है, इसका मतलब कोई अंदर है, आप नहीं जा सकते। ये दो तरह के सॉल्यूशन है। तो पहला है काउंटिंग। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसका एक क्रिटिकल सेक्शन होता है। वो या तो हम डिसाइड करते हैं या ओएस डिसाइड करता है कि यार ये वो जगह है जहाँ पे कोई दूसरा भी आके यूज करेगा, तो हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो। तो उस दिक्कत वाले कोड को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। उस सेक्शन से पहले कुछ कोड हम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं एंट्री कोड या एंट्री सेक्शन, और बाकी को कहते हैं जो उसके बाद में रन होता है क्रिटिकल सेक्शन के, दैट कोड इज कॉल्ड एज एग्जिट कोड। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट कोड को ना हम पी और वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पी भी कहते हैं, डाउन भी कहते हैं, वेट भी कहते हैं। उसी तरह से एग्जिट कोड को हम वी भी कहते हैं, अप भी कहते हैं और सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दो कोड कहाँ कहाँ क्या लिखते हैं हम आगे देखते हैं। देखो, काउंटिंग की अगर बात करें सेमाफोर की, तो मान के चलते हैं हमारे पास मान लो 3 एस की वैल्यू अभी 3 है। ठीक है, प्रोसेस 1 आया अंदर चला गया, 2 आया अंदर चला गया, 3 आया अंदर चला गया। तो टोटल हमारे पास प्रोसेस कितने, 3 है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में पड़े। और उसके बाद जो दो प्रोसेस आते हैं P4 एंड P5, नाउ दे विल नॉट कम इनटू क्रिटिकल सेक्शन, दे विल बी रेजाइड इनटू वेटिंग स्टेट। तो P4 और P5 तो है वेटिंग में, और क्रिटिकल सेक्शन में P1, P2 और P3। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। अब देखो, कहने को तो हम कह रहे हैं 3 प्रोसेस हैं एक क्रिटिकल सेक्शन में, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हम सेमाफोर काउंटिंग समझ रहे हैं ना, तो उस केस में मान के चलते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं। तो डाउन का मतलब है यहाँ पर एंट्री सेक्शन। इसी तरह से अगला एग्जिट सेक्शन है जिसमें अप लिखता है, तो डाउन एंड अप, एंट्री और एग्जिट। एंट्री की बात मतलब कर रहे हैं जब हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होते हैं, उससे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने के बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ लिखा है P1 wants to enter into critical section। S की वैल्यू हमने कहा 2 है। 2 क्यों हो गई, S की वैल्यू सबसे पहले S की वैल्यू 3 थी। S की वैल्यू आप जब एंटर हो रहे हो तो S की वैल्यू को हमने क्या किया, -1 किया, ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो S की वैल्यू हो गई 2। S इज नाउ 2। 2 इज लेस देन, सॉरी, S वैल्यू इज लेस देन 0, हम कहते हैं नहीं। अगर 2 लेस देन 0 होता तो इसके अंदर आते, अदरवाइज रिटर्न कर दिया, इसका मतलब आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हो। क्रिटिकल सेक्शन में रोकने के लिए हमें अभी इस कोड में जाना होगा। फिर आता है P2। P2 क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, S की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट होगी, 2 से 1 हो जाएगी, ये भी एंटर हो जाएगा। P3 आएगा, ये 0 होगा, 0 इज नॉट लेस देन 0, कंडीशन स्टिल फॉल्स, तो S की वैल्यू 0 से -1 हो जाएगी, लेकिन P1 भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम ये कहते हैं कि P4 आया। P4 अगर आता है और S की वैल्यू अगर -1 है, S की वैल्यू 0 है, 0 से जस्ट अगली वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि हमने उसको एक और डिक्रीमेंट कर दिया है। तो जैसे ही आप S को डिक्रीमेंट करोगे, इट विल बी -1, और -1 होते से ही ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो अब प्रोसेस आ रहे हैं उनको हम सस्पेंड लिस्ट में डाल देंगे, यानी वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। तो पहला वेटिंग लिस्ट में कौन गया, P4। फिर दूसरा आएगा, वो -2 कर देगा, -2 स्टिल इट्स लेस देन 0, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो भी P5 वेटिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 प्रोसेस है सेक्शन में और 2 प्रोसेस हैं वेटिंग स्टेट में। अब हम अगली स्टेप को लेते हैं, ये तो हो गया डाउन का कोड। अगला आता है अप का कोड, यानी जब आप क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलोगे,
क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने का मतलब ये है, जो क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी 3 प्रोसेस थे उनमें से कुछ प्रोसेस पूरे हो गए। पूरे होने में हम सबसे पहले मानते हैं P1 पूरा हो गया, तो P1 इज डन विद हिज जॉब, देन ही विल कम आउट फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन, तो एग्जिट कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जिट कोड है यहाँ पर अप, एस की वैल्यू को आप प्लस करोगे, एस की वैल्यू थी -2 बट नाउ इट इज -1। -1 क्या है, 0 से कम है, बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, जो भी वेटिंग स्टेट में प्रोसेस पड़े हैं उनको बाहर लाओ और उनको एग्जीक्यूट करो। तो अब क्या होगा, वेटिंग स्टेट भी क्लियर हो जाएगी। इसने क्या किया, इस बात को समझना, अगर P1 P2 P3 आते हैं और इनमें कोई दिक्कत नहीं है तो उन सबको वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने देता है। लेकिन P4 और P5 आएगा तो उसको अंदर नहीं जाने देगा, और फिर जब वो बाहर निकलेंगे P1 P2 P3 तब P4 और P5 की वापस टर्न आएगी। ये है सेमाफोर काउंटिंग का एग्जांपल। जब आप सेमाफोर काउंट करते हो 1 2 3 4, उस केस में ये सेमाफोर काम आता है, लेकिन ये सेमाफोर बहुत कम काम आता है। इसका हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, इफ वी पुट s इज 0, अगर मान लो s 0 है, 0 होगा तो क्या होगा, एक प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, लेकिन 0 से एक वैल्यू कम होने पे -1 हो जाएगा। नाउ any process which is coming after P1 will not be allowed to enter into critical section। क्यों नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। तो हम अगर चाहें कि एक ही प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में रहे तो हम उस केस में क्या करेंगे, s की वैल्यू को 0 रखेंगे। अब s की वैल्यू 0 है, कोई दूसरा प्रोसेस आता है, डाउन कॉल होगा, डाउन कॉल होगा तो वो s को -1 करेगा। s को जैसे ही -1 करेगा इट विल बिकेम -1, 0 -1 इट मींस -1। तो वो क्या करेगा, उस दूसरे प्रोसेस को ही क्या कर देगा, सस्पेंड लिस्ट में डाल देगा। तो हम अभी इस केस में ये समझे कि अगर हम चाहें कि एक ही प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाए तो हम उस केस में क्या करेंगे, s की वैल्यू को s की वैल्यू को 0 कर देंगे। ये हुई बात काउंटिंग सेमाफोर की। इसी तरह से आता है बाइनरी सेमाफोर, इसमें दो ही वैल्यू हैं, इधर 0 और 1, जो हमने अभी एग्जांपल लिया। ये बहुत सिंपल है और मैक्सिमम टाइम यही काम आता है। हम इस केस में क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम कहते हैं s, उस s में अगर 1 वैल्यू है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था अभी, और उसको 0 कर देगा। नाउ नेक्स्ट टाइम जो भी आएगा उसमें 0 पड़ा है, 0 पड़ा है तो वो काम नहीं ले पाएगा। लेकिन तुम जब बाहर निकलोगे तो तुम क्या करके जाओगे, उस बोर्ड पे क्या लिख दोगे, 1 करके जाओगे, ताकि जब अगला कोई आए तो उस 1 को पढ़ के एंटर हो सके। हम एग्जांपल देखते हैं, देखो इसका, देखो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। जैसे ही ये प्रोसेस ए आया, ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा तो हम डाउन कॉल करेंगे। डाउन क्या करेगा, आपके सेमाफोर की वैल्यू को ये 0 से 1 कर देगा, 1 से 0 कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 1 तो थी ही। 1 से 0 करने के बाद अब अगर प्रोसेस बी आता है और वो डाउन कॉल करता है, तो डाउन कॉल करने पे क्या होगा, वो चेक करेगा क्या सस्पेंड लिस्ट एम्प्टी है क्या, सॉरी डाउन कॉल करेगा और चेक करेगा एस की वैल्यू 1 है क्या, नहीं एस की वैल्यू 1 नहीं है। एस की वैल्यू में तो क्या कर चुके हैं हम, 0 कर चुके हैं, तो प्रोसेस बी को वेट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है एस वैल्यू इज 1, एस वैल्यू 1, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सारी एस की वैल्यू में 1 है। प्रोसेस P1 अराइव्स, P1 आया, P1 आता है इसका मतलब डाउन कॉल होगा, और प्रोसेस P2 आता है तो भी डाउन ही कॉल होगा। अभी P1 आया, P1 आया तो डाउन इन्वोक हुआ, S की वैल्यू को चेक किया, 1 है, हाँ साहब 1 है, ट्रू है, ट्रू है तो S की वैल्यू को क्या कर दो, एक 0 बना दो। ये देखो S की वैल्यू को 0 बनाया हमने। इस S की वैल्यू को 0 बनाने का मतलब यह है कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया है सक्सेसफुली, लेकिन अब कोई दूसरा नहीं आ सकता। चेक करते हैं दूसरा आता है कि नहीं आता है। अब P2 आया, P2 आया तो डाउन कॉल होगा। P2 ने चेक किया एस वेल जो है, या एस की जो वैल्यू है क्या 1 है क्या, 1 नहीं है साहब, अब हमने क्या कर दिया था, 0 कर दिया था उसको, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पे P1, सॉरी यहाँ P2 लिखना है मुझे, P2 इज नॉट अलाउड टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन एंड P1 इज नाउ इन, ये P1 नहीं आएगा यहाँ पर, P2 होगा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ये P2 होगा। तो अब P2 एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि P1 ऑलरेडी उसमें है और एस वैल्यू क्या बनी हुई है अभी, ये P2 एस वैल्यू क्या बनी हुई है, 0 बनी हुई है। तो इस केस में क्या हुआ, वो एंटर नहीं कर पाएगा। एंटर कब करेगा, जब वापस एस की वैल्यू में क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अब एस की वैल्यू में 1 कैसे आएगा, जब P1 पूरा हो जाए तो कौन कॉल करेगा, अब को कॉल करेगा,
और जब अप कॉल करे तो उस केस में मैं s की वैल्यू को 1 बना दूं। ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी दिया तुम्हें कि भाई चंद्रभान पहले से काम कर रहा था और उसी केस में क्या हुआ, गिरिराज आया। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन दोनों एक ही रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं। चंद्रभान ने क्या किया, एस की वैल्यू को 1 से हटा के क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब गिरिराज आता है और एस की वैल्यू पढ़ता है, वो पढ़ता है तो उसको क्या मिलता है वहां पे, उसको वहां पे 0 मिलता है। 0 मिलता है तो अब वो एंटर नहीं करेगा। मैं बाहर खड़ा हूं, मैंने चेक कर लिया है, नहीं साहब आप अंदर नहीं जा सकते। अब अगर अंदर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब आप उस क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर पाओगे। जब क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम के चांसेस कम होंगे। वैल्यू वहां कुछ और पड़ी है, तुम उस बीच वो चलते काम में बीच में आ जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने बहुत सिंपल ढंग से सेमाफोर की बाइनरी वाले सिस्टम को समझा 0 और 1 से। ये मैंने तुम्हें एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल भी दिया और ये टेक्निकल एग्जाम्पल है। चंद्रभान बाकी सब लोग भी सुनो और समझो इस बात को, वो ये कि ये जो कोड लिखा है ना हमने, ये जो कोड लिखा है हमने ये कोड और ये कोड अगर तुम लिख के आते हो और अगर तुम ये बता देते हो कि देखो ये कैसे रन हुआ और कब प्रॉब्लम आई और कब प्रॉब्लम नहीं आई, ये अगर तुम वहां एग्जाम में बता देते हो इतना लिख कर, ये डायग्राम और ये कोड लिख के, और इसकी तुम कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हो जो कि एकता वालिया में भी दी हुई है, थियोरेटिकल दिया है उन्होंने, हम थियोरेटिकल से एक प्रोग्रामिंग पार्ट पे डालते हैं ताकि लगे कि हमने थोड़ा इसको सीरियस लिया है, और हमने लिया भी है। ऐसा नहीं है सीरियस लिया दिखाने के लिए, लिया भी है। ये हम जब काम करते हैं ना इस ढंग से तो हमें लगता है कि यार हाँ ये सही काम हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, अब समझ में आया सेमाफोर कैसे काम करता है। आगे चलते हैं। देखो रीडर राइटर प्रॉब्लम समझो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये हमने जो पढ़ा ये सॉल्यूशन है। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। रीडर राइटर क्या है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल। तुम एक डेटाबेस यूज करते हो, वही डेटाबेस मैं भी यूज करता हूँ, होता है ऐसा। जैसे से फॉर एग्जांपल बुक माई शो, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। बुक माई शो यूज करते हैं हम लोग। यस सर। हाँ, बुक माई शो में क्या होता है, जैसे तुम मान लो 200 रुपए वाली टिकट तुम भी बुक करने गए, तुमने कहा साहब सी वाली 1 2 3 4 5 हमें दे दो, सी रो की 1 2 3 4 5 हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, सी की 1 2 3 4 मुझे चाहिए। तुमने जैसे ही वहां बुक माई शो में गए, तुमने जैसे ही लॉग इन किया और तुमने वहां क्लिक किया उन सीट्स पे, तो वो सीट्स क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, बुक रुक गई। बुक हुई नहीं, अभी अभी तुमने पैसे दिए नहीं है, लेकिन वो वहां रुक गई। तो मैं अगर यहाँ से जाके देखूंगा तो मुझे वो क्या दिखेंगी, बुक्ड दिखेंगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, वही सीट्स तुमने भी ले ली और वही सीट्स मैंने भी ले ली, हम दोनों वहां पहुंच गए और हमने कहा नहीं था सी वाली तो मुझे मिली है, तुम कहोगे सी वाली मुझे मिली है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्रामर एंड पे यस इस तरह की प्रॉब्लम आती है, रीडर और राइटर प्रॉब्लम कहते हैं। तुमने रीड किया, तुमने राइट किया, मैंने भी रीड किया, मैंने भी राइट किया, दोनों ही राइटर एक साथ आ गए, दिक्कत आ गई। तुम रीड कर रहे थे, तुमने कहा सी की 1 2 3 4 दे दो, तुमने रीड किया और मैंने राइट कर दिया तब तक, तो भी दिक्कत हो गई। तुमने कहा अरे यार मैंने कहा था मुझे सीट्स चाहिए, मुझे नहीं मिली और पैसे भी कट गए। तो क्या हुआ, जब कोई लिख रहा है तब पढ़े नहीं, और जब कोई पढ़ रहा है तब कोई लिखे नहीं, सीधी बात ये है। तो डेटाबेस के अंदर जब हम कोई वैल्यू राइट कर रहे होते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कोई इसे पढ़ेगा नहीं, क्योंकि गलत पढ़ सकता है वो। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ, तुम क्या पढ़ रहे हो यार, मैं लिख के पहले फाइनल हो जाऊँ, मैं बाहर आ जाऊँ, तुम पढ़ लेना। मैं डेटाबेस के टेबल में कुछ क्वेरी अपडेट करता हूँ, क्वेरी चलाकर उस अपडेट करने से पहले पहले या बीच में कोई आके सेलेक्ट क्वेरी चलाता है तो उसे क्या मिलेगा, डेटा गलत मिल सकता है, इनकंसिस्टेंट मिल सकता है, डेटा उसको गलत मिल सकता है, लॉस हो सकता है उसको डेटा का। ये बात समझ में आती है, एग्जाम्पल समझ में आता है ये? यस सर। ये समझ में आ गया ना? तो देखो मैंने वापस क्या लिखा, पॉइंट पढ़ो। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सेकंड, डेटाबेस रिलेटेड है ये। थर्ड, प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी होगी। तो याद रखना बुक माई शो का एग्जांपल, हम रेलवे रिजर्वेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। यस सर। रेलवे रिजर्वेशन का भी आईआरसीटीसी ऐसे ही चलती है। एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं ऐसे जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दो यूजर होते हैं, रीडर होता है, राइटर होता है। एग्जाम्पल देखो लिखा आईआरसीटीसी और बुक माई शो, ऐसे और भी होते हैं। ये जो मैंने पॉइंट्स बना के लिखे ना, what you have to do, you have to write in a paragraph form, तो वो आंसर हो जाएगा कि रीडर राइटर प्रॉब्लम को समझाया इसने। यस सर। व्हाट द पॉइंट, ये डायग्राम बना देना साइड में,
डेटा यूज कर रहे हैं, एक्सेस करने वाला और रीड करने वाला दोनों सेम टाइम पे आ गए, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कभी कुछ पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ वी वांट टू स्टॉप दिस वी हैव सॉल्यूशंस। और ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसको हम रेस कंडीशन भी कह सकते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती हैं। सेम टाइम पे रीडर आया, ये आर लिखा है, इसका मतलब रीडर है। कोई पढ़ रहा है तब कोई लिख के चला जाए, कोई लिख रहा है तब तक कोई बीच में पढ़ ले, ये लिख रहा है फिर कोई लिखने आ गया, एक लिख रहा दूसरा फिर लिखने आ गया, दो बार दो लोग एक साथ कैसे लिख सकते हो? तो ये नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज है इसमें, तुम भी रीड कर रहे हो, मैं भी रीड कर रहा हूं, तो इसमें जो समझ में आती है हमें वो ये समझ में आती है कि रीड राइट एक साथ नहीं होना चाहिए, रीड राइट और रीड राइट एक साथ नहीं होना चाहिए, और दूसरा राइट एक साथ नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम कब नहीं है? दोनों पढ़ रहे हैं, तुम और मैं जाके बुक माई शो ओपन करते हैं और देखते हैं कितनी सीट्स खाली हैं, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, देयर इज नो इशू। हम ये जानना चाहते हैं कि इस ट्रेन में अभी कितनी सीट्स वैकेंट हैं, क्या मुझे मिल जाएगी थर्ड एसी, सेकंड स्लीपर क्लास, कुछ भी मिल सकती है क्या मुझे? वी जस्ट वांट टू इंक्वायर। अगर हम इंक्वायरी करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तुम और मैं दोनों एक ही टाइम पे, देन देयर इज नो इशू। बट इशू कब आएगा? तुम टिकट बुक करा रहे हो और मैं पढ़ लेता हूँ, हम दोनों एक साथ बुक करा रहे होते हैं, या तुमने पढ़ना चाहा और मैंने इधर टिकट बुक कर दिया, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। हम इसको अब एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं। देखो ये क्या, वही सिंपल कोड है, डेटाबेस को एक्सेस करना और नहीं करना, सिर्फ इतना ही बता रहा है। देखो इसमें टोटल अगर देखो ना तो इतना ही कोड है, और इसमें देखो तो 2 लाइन का ही कोड है, लेकिन ये लिखने से इम्पैक्ट आता है, ये कॉन्फिडेंस बताता है हमारे को, ये एग्जाम में देखो कि हम कोई चीज पता है जो आप कह रहे हो। हमने रीडर काउंट लिया, ये वही फ्लैग है जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था गिरिराज और चंद्रभान का, ये वैसा ही एग्जाम्पल है। इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया है कि हम एक रीडर काउंट लेते हैं, एक सेमाफोर बाइनरी सेमाफोर लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, 2 सेमाफोर हैं जो कि बाइनरी हैं, एक तो म्यूटेक्स और एक डीबी। सबसे पहले देखो इसको ट्रेस करते हैं कैसे। ये पहला केस क्या है? व्हाइल रीडिंग नो वन कैन राइट, ये पहला केस है। जब आप पढ़ रहे हो तो कोई लिखे ना, इससे बचना चाहते हैं हम। तो कैसे बचेंगे, समझे इस बात को। रीडर वांट्स टू रीड डेटा, रीडर इन्वोक हुआ, ये रीडर इन्वोक हुआ, म्यूटेक्स डिक्रीमेंट हो गया, म्यूटेक्स को हमने 0 कर दिया, म्यूटेक्स अभी क्या था 1 था, इसको 0 कर दिया। रीडर काउंट इंक्रीमेंट हो गया, रीडर काउंट इंक्रीमेंट क्यों? कितने रीड कर रहे हैं साहब इसे? अभी एक आदमी रीड कर रहा है। फिर चेक किया, इफ रीडर काउंट इज 1, ये रीडर काउंट 1 है तो डाउन डीबी कॉल कर दो, तो रीडर काउंट अभी क्या है 1, सॉरी रीडर काउंट क्या है अभी? रीडर काउंट अभी है 0। एक सेकेंड होल्ड करना। एक मिनट। हाँ सर। देखो क्या हुआ, रीडर काउंट अगर 1 हो गया तो ये इसके अंदर आएगा, और डीबी की वैल्यू क्या कर देगा? 1 से 0 कर देगा, ये डिक्रीमेंट कर देगा डीबी की वैल्यू को। तो हमने डीबी को 0 कर दिया, शुरुआत से वापस समझा। देखो म्यूटेक्स को 0 किया, म्यूटेक्स 1 था उसको 0 किया, रीडर काउंट को इंक्रीमेंट किया, रीडर काउंट इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब ये हो गया 0 से 1। फिर हमने रीडर काउंट को चेक किया, अगर 1 है तो डाउन डीबी को 0 कर दो, डीबी को 0 कर दिया। अब देखो मैंने डेटाबेस एक्सेस कर लिया। ये इतने काम करने के बाद, 3 काम करने के बाद मैंने क्या किया, डेटाबेस को एक्सेस कर लिया, यानी मैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। इट मींस अब कोई दूसरा प्रोसेस आता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो एंटर नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो हम देखो क्या कहते हैं, डेटाबेस एक्सेस। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमें। उसके बाद अगर कोई नया प्रोसेस आता है तो राइटर इन्वोक होगा, राइटर इन्वोक होगा मतलब यहाँ आएगा, डीबी को डाउन करेगा, डीबी डाउन करेगा मतलब डीबी की वैल्यू क्या है? अभी डीबी की वैल्यू है 0, और वो क्या करेगा? डीबी को 0 करना चाहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी 0 है उसको हम 0 नहीं कर सकते। जब 0 नहीं कर पाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो नया प्रोसेस आया ना उसको हम एंटर नहीं होने देंगे। ये सिंपल सा कोड है। जब रीड करते हैं तो ये वाला कोड, जब राइट करते हैं तो ये वाला कोड। पहला रीडर आया, उसने ये सब काम किया। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एक बार वापस। इरेज ऑल है। ये रीडर का कोड, ये राइटर वाला आया तब एग्जीक्यूट हुआ।
रीडर आया तो उसने कुछ वैल्यूज चेंज की, डीबी को भी क्या कर दिया उसने, जीरो कर दिया। डीबी को जीरो किया, ये यहाँ पर देखो डीबी को जीरो किया। ये इसलिए किया ताकि अगर कोई राइट करने आए, जैसे कि इस 8 इंस्ट्रक्शन पे लिखा है देखो, वो राइट करने आया, राइट करने आया तो राइटर इन्वोक होगा, ये राइटर इन्वोक हुआ, और वो सबसे पहला काम क्या करता है, कहता है डीबी को जीरो करो। लेकिन हम यहाँ पर आके ये कहते हैं डीबी इज ऑलरेडी जीरो। अगर डीबी ऑलरेडी जीरो है तो आप एंटर नहीं हो सकते। ये हमने क्या किया अभी, वही वाला एग्जांपल चंद्रभान और गिरिराज वाला, कि भाई उसने अगर जीरो कर दिया है, यू कैन नॉट एंटर इनटू दिस। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दो पढ़ एक साथ सकते हैं, ये अभी देखेंगे हम कैसे सॉल्यूशन है इसका। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस क्या है, जब हम लिख रहे हो, when we are writing no one can read। राइटर पहला आया, उसने राइट करना चाहा, पहले तो रीड करना चाहता, पिछले एग्जांपल में रीडर आया था, इस बार राइटर आया तो राइटर कॉल होगा। राइटर ने सबसे पहला काम क्या किया, डीबी को जीरो कर दिया, डिक्रीमेंट है ना, डीबी को जीरो किया, डाउन किया, कम कर दिया। कम करते से क्या हुआ, उसको जीरो हो गया, जीरो हुआ, राइटर इन्वोक हुआ, डीबी को जीरो किया, डेटाबेस एक्सेस मिल गई, बिल्कुल बढ़िया सब, डेटाबेस पहुंच गए आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गए, तो उसने लिखना काम शुरू कर दिया अपने लिखने का। लेकिन इसी दरमियान क्या हुआ, एक रीडर आया, रीडर आते से क्या करेगा, ये रीडर कॉल करेगा, ये वाला कॉल होगा, ठीक है, वो म्यूटेक्स को जीरो करेगा, रीडर काउंट बढ़ाएगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, इसको 1 भी मिल जाएगा रीडर काउंट, और यहाँ पर आके क्या होगा, डीबी को क्या करना चाहेगा, जीरो करना चाहेगा। क्या वो जीरो कर पाएगा, जीरो तो वो ऑलरेडी है, क्योंकि डाउन अभी डीबी ने जीरो, राइटर ने अभी डीबी को जीरो कर दिया था। फिर वही बात है, उस बोर्ड पे जीरो मिल गया मुझे, अगर जीरो मिल गया देन नो वन कैन एंटर। तो फिर क्या होगा, ये जो रीडर वाला कोड है ये रन नहीं होगा, बिकॉज डीबी इज ऑलरेडी जीरो, तो डेटाबेस एक्सेस नॉट पॉसिबल। तो हमने अभी सेकंड केस भी बढ़िया काम समझ लिया, व्हेन वी आर राइटिंग नो वन कैन रीड। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट केस है व्हाइल राइटिंग नो वन कैन राइट। मैं लिख रहा हूं, तुम नहीं लिख सकते, सिंपल केस है। राइट करना, जैसे ही राइट करना चाहोगे राइटर कॉल होगा, राइटर क्या करेगा, डीबी को जीरो कर देगा, करता है। और इसी केस में कोई और लिखने आया, वो लिखने आया तो वो भी राइटर को कॉल करेगा, राइटर कॉल करेगा और क्या कहेगा, डीबी को जीरो करो, वो कहेगा साहब डीबी तो ऑलरेडी जीरो है, आप कहां जा रहे हो। गॉट द पॉइंट, बात समझ में आ गई है। तो ये 3 केस हैं जिस केस में हम ये कहते हैं कि डेडलॉक आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, रेस कंडीशन आ सकती है। लेकिन चौथा केस, तुम भी देखना चाहते हो टिकट कितने बुक हुए हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने टिकट बुक हुए हैं, उस केस में दोनों को डेटाबेस एक्सेस मिलनी चाहिए। डेटाबेस एक्सेस कैसे मिलेगी देखना, दोनों ही केस में कौन कॉल होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, रीडर कॉल होगा, राइटर कॉल होगा। ये देखो यहाँ रीडर, यहाँ भी रीडर, हाँ रीडर कॉल होगा, तो यहाँ भी रीडर कॉल होगा और यहाँ भी रीडर कॉल होगा। क्लियर है, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ वापस ताकि हम ढंग से देख पाए। रीडर 1 कॉल हुआ, रीडर इन्वोक हुआ, ये रीडर 1 रीडर को इन्वोक किया, म्यूटेक्स को बढ़ाया, म्यूटेक्स को डाउन किया, तो म्यूटेक्स की वैल्यू होगी 0। फिर रीडर काउंट बढ़ाया, हाँ काउंट करने वाला एक पढ़ने वाला है साहब, एक एंटर हो चुका है। फिर डीबी को कर दिया 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटाबेस में एक्सेस हो गए, तो यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं। ये तो हमने पिछली बार भी, यहाँ देखो इस एग्जांपल में पढ़ा है, ये रहा, ये सेम है फर्स्ट वाला केस। जब रीडर अंदर आता है वही वाला केस है, रीडर अंदर है, लेकिन अब रीडर के बाद दूसरा रीडर अंदर आता है, दूसरा रीडर अंदर आता है, तो फिर कौन कॉल होगा, रीडर या राइटर, कौन सा कॉल होगा, रीडर कॉल होगा। ये क्या कहता है, रीडर इन्वोक करो, किया, म्यूटेक्स को डिक्रीमेंट करो, म्यूटेक्स को डिक्रीमेंट करो, करो म्यूटेक्स को डिक्रीमेंट। म्यूटेक्स क्या है अभी 0, म्यूटेक्स को हमने कर दिया -1। फिर रीडर काउंट को इंक्रीमेंट करो, हाँ साहब काउंट दूसरा रीडर जा रहा है अंदर, कोई इशू नहीं है। रीडर काउंट क्या है, इक्वल्स टू 1, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीडर काउंट कितने हैं अभी, 2 है, रीडर काउंट क्या है 2, क्योंकि 2 अंदर एंटर हो चुके हैं, तो ये फॉल्स हो गई। तो अब डीबी को डाउन करने वाला कोड रन नहीं होगा। अगर डीबी को डाउन करने वाला कोड रन होता तो हम कहते डीबी का डाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीबी तो ऑलरेडी 0 है। लेकिन वो कोड रन हुआ नहीं, क्योंकि रीडर काउंट 1 नहीं है, रीडर काउंट कितना है, मोर देन 1 है। तो क्या कॉल होगा, म्यूटेक्स बढ़ जाएगा। तो म्यूटेक्स आपने अभी 0 से -1 किया ना,
दैट इज अगेन गोज टू 0, तो म्यूटेक्स वापस 0 हो जाएगा और आपको डेटाबेस एक्सेस मिल जाएगी। अब बार बार चाहे आप इस रीडर को कॉल करो, कोई इशू है ही नहीं, यानी एक साथ कितने भी रीडर आ सकते हैं, यही हम चाह रहे थे। लेकिन वो जो 3 केस थे, ये 3 केस अब नहीं होने चाहिए, और वो तीनों से हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया यूजिंग सेमाफोर। तो सेमाफोर के थ्रू हमने रीडर राइटर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला है, जिसमें 4 केसेस थे। उन 3 केसेस में सेमाफोर के थ्रू हमने ये चेक कर लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर रीडर रीड करना चाहेगा तो मल्टीपल रीडर रीड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये स्लाइड समझ में आ रही है तुमको? यस कुछ कोशिश कर पाओगे एग्जाम में ऐसा लिखने की? हाँ सर, इसमें तो इतना कुछ है नहीं, है ना, समझ में आ गई ना बात? वेरी गुड, इसी चाह रहा था मैं। नेक्स्ट है, देखो इसमें एक रीडर राइटर प्रॉब्लम है। जैसे हम ये उसी को समझाया हुआ है, उसी को आगे समझाया हुआ। ये क्या कह रहा है, एक सेकंड होल्ड करना। नेक्स्ट केस क्या है, केस 4 में हमने क्या लिया, मान लो 3 रीडर्स हमारे पास ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में पड़े हैं। जैसा मैंने तुम्हें भी कहा ना, कितने भी आ सकते हैं, तो कितने भी आ सकते हैं का कोड लिखा है मैंने। 3 रीडर है तो भी आ सकता है, रीडर 2 डन है वो बाहर निकल गया, रीडर 3 डन है वो बाहर निकल गया, एग्जिट सेक्शन है। तो ये वो कोड है जिसमें हम ये कह रहे हैं, अगर क्रिटिकल सेक्शन में मल्टीपल रीडर्स एंटर हो जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है तुमको? हाँ सर आ रही। हाँ सॉरी। तो कितने भी रीडर अगर अंदर हैं तो उन सबको एक एक करके बाहर भी जाना होगा। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर जो कोड लिखे वो सारे एंट्री के थे, ये एग्जिट का कोड भी है जिसमें हम ये कहेंगे कि अगर मल्टीपल रीडर्स अंदर आते हैं तो उनको बाहर निकलते वक्त हम एग्जिट सेक्शन से बाहर निकल सकते हैं, सॉरी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल सकते हैं, उसका एक ट्रेस है। अच्छा ये नहीं याद रहे कोई इशू नहीं, तुम तो ये भी याद कर, ये 4 अगर केस भी लिख दोगे ना, दैट इज मोर देन एनफ, आई टेल यू। अगर बुक की थ्योरी और ये अगर एग्जाम्पल और इस ट्रेस के साथ, ये ट्रेस जो हमने किया ये प्लस ये सारे केसेस प्लस ये कोड, 2 कोड लिखने, मतलब एक कॉपी में हम ऊपर 2 कोड लिख दें, रीडर इधर राइटर इधर, लेफ्ट और राइट में, और फिर नीचे केसेस को डिस्कस करना शुरू करें, मोर देन एनफ, आई टेल यू। हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे yes, इतना लिख के आओगे तो ये चारों केसेस डिस्कस करना। फिर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ये क्या कहती है, हम खाना खाने बैठे, फिलोसोफर्स हैं, सोचते सोचते भूख लगी, खाना खाने बैठ गए। तो खाना खाना और फिलोसोफर का सोचना, इनको यूं देखा जाए तो ये 2 प्रोसेस हैं जो कि रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। तो देखो इस केस में क्या होता है, 5 फिलोसोफर हैं और 5 उनके पास फॉर्क्स हैं। तो फॉक्स हमने F0 से दिखाएं, P0 से मैंने जो चेयर बनाई है ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लेफ्ट में कौन है, F0, और इस प्रोसेस के लेफ्ट में कौन है, फॉर्क 1। तो फॉर्क 0 और फॉर्क 1 2 पड़े किसके पास, P0 के पास। तो P0 जब भी खाना खाना चाहेगा, जब भी ईट करना चाहेगा, खाना खाना चाहेगा, तो उस केस में क्या करेगा, F0 लेफ्ट वाला उठाएगा, F1 लेफ्ट वाला उठाएगा और खाना खा लेगा। ठीक है। दूसरा केस आता है, P1 आता है, P1 कहता है मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी भूख लगी है, तो वो अपना लेफ्ट वाला उठाएगा। तो P1 का लेफ्ट कौन है, मुझे देख के बता सकते हो क्या? जैसे P0 का लेफ्ट और राइट तो मैंने लिखा है, P1 का लेफ्ट और राइट कौन है, कौन सा फॉर्क है? P0 का लेफ्ट है F0, P0 का राइट है F1। इसी तरह से P1 का, इस P1 का लेफ्ट कौन है, F1, और P1 का राइट कौन है, F2। ठीक है। इसको हम आगे लेते हैं एग्जाम्पल में। देखो ये मैंने जो अभी कहा ना तुम्हें, वही लिखा मैंने। जैसे ही फिलोसोफर आएगा वो सोचेगा तो पहले फॉर्क लेफ्ट उठाएगा, फॉर्क राइट उठाएगा, खाना खाएगा, लेफ्ट रखेगा, वापस राइट को रख देगा। ये हुई एक प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला। प्रॉब्लम क्या है इसमें, अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले अभी प्रॉब्लम नहीं, अब सिर्फ सिस्टम समझ रहे हैं कि भाई अगर फिलोसोफर सर ऑडियो लैग कर रहा है ऑडियो। वापस से बोलूं, हाँ वापस से बोल के बताता हूँ। कुछ हमारे पास फिलोसोफर्स हैं जो सोचते हैं, सोचते सोचते भूख लगती है तो खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए उनके पास कुछ फॉर्क है, फॉर्क F0, F1, F2, F3 और F4।
ये हमारे पास कांटे हैं, फॉर्क है, और हमारे पास फिलोसोफर कितने हैं, वो भी 5 हैं, P0 से लेके P4। ओके, बीच में खाना पड़ा हुआ है। अब P0 कहता है मुझे भूख लगी, भूख लगी है, तो आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट फॉर्क उठाओगे। तो P0 का लेफ्ट है F0, उसने F0 को पहले पिक किया, फिर P0 राइट वाला पिक किया, वो है F1। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अब मैं ये पूछता हूँ P1 का लेफ्ट कौन है, तो P1 का लेफ्ट है F1। P1 के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, F1 का फॉर्क है, और P1 के राइट में कौन सा फॉर्क है, F2 फॉर्क है। इसी तरह से P2 के लेफ्ट में कौन, F2, P2 के राइट में कौन, F3, P3 के लेफ्ट में F3, P3 के राइट में F4, P4 के लेफ्ट में F4 और P4 के राइट में F0। अब इस बात को समझना, तुम्हें खुद प्रॉब्लम समझ में आएगी। जैसे P0 हो तुमने पहले F0 उठाया और F1 उठाया, लेफ्ट उठाया, फिर राइट वाला फॉर्क उठाया, खाना खाने लगे। P1 आ गया पीछे पीछे, मैं आ गया, मैंने कहा मुझे भी खाना खाना है, मैं लेफ्ट वाला उठाऊंगा। मैं लेफ्ट वाला उठा सकता हूँ क्या? लेफ्ट वाला मेरा लेफ्ट कौन है, F1 है। F1 ऑलरेडी तुम्हारे पास है। देखो वापस सुनो इस बात को। नहीं सर, फिर तो नहीं। तुम P0 पे आके बैठे, तुमने F0 और F1 दोनों फॉर्क उठा लिया और खाना खाने लगे, ठीक है। अब मैं आया P1 पे बैठा, मैंने कहा मुझे F1 चाहिए, मुझे फॉर्क F1 चाहिए। वो फॉर्क F1 किसके पास पड़ा है भाई, चंद्रभान के पास पड़ा है, क्योंकि वो P0 बैठा है और वो काम ले रहा है उसे, तो मैं अब काम नहीं ले पाऊंगा। तो मेरे लिए क्या हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, अगर इस तरह के रिसोर्सेज और प्रोसेसेस हमारे पास आते हैं, when we have multiple resources and multiple processes, they came all together with all at same time, and we are concurrently or cooperatingly using this resources, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहला केस हम ये ले रहे हैं जब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब बढ़िया चल रहा है। तुम आए, तुमने खाना खाया, तुमने दोनों फॉर्क उठाए, तुमने दोनों फॉर्क रख दिए। मैं आया, मैंने दोनों फॉर्क उठाए, खाना खाया, फॉर्क वापस रख दिए। फिर अगला कोई आया, उसने भी लेफ्ट फॉर्क उठाया, खाना खाया, लेफ्ट और राइट फॉर्क दोनों रख दिए, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। P0 कम, देखो P0 कम्स, दैट इज I0, तो ये पहले F0 उठाएगा और F1 उठाएगा, वापस F0 रखेगा, F1 रखेगा। P1 आया, I1 है, F1 है और F2 है, तो F1 उठाएगा, F2 रख देगा, दोनों ही चीजें सेम है। तुम आए, तुमने F0 और F1 दोनों उठाया, खाना खाया। मैं आया, मैंने F1 F2 उठाया, खाना खाया, दोनों रख दिए। कभी दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत कब आएगी, जब चंद्रभान खाना खा रहा था और उसी वक्त मैं आ गया, तो तुमने लेफ्ट फॉर्क उठाया ही था और कौन आ गया, मैं आ गया, और मैंने राइट फॉर्क उठा लिया तुम्हारा, तो उस केस में फिर लड़ाई हो जाएगी। तुम कहोगे पहले मैं आया था, मुझे दो, लेकिन हुआ क्या, इंटरप्ट आ गया। तो इस प्रॉब्लम को अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में समझते हैं। केस 2, P0 आया, देखो तुम आए, तुमने F0 उठाया, ये F0 उठाया, देखो ठीक है, लेफ्ट वाला पहले उठाया, लेकिन इसी दरमियान क्या हुआ, मैं आ गया, ये P1 आ गया, और P1 ने सबसे पहले कौन सा उठाया, लेफ्ट, तो P0 का लेफ्ट कौन, F0, तो तुम्हारा F0 तुमने उठा लिया था, लेकिन P1 का लेफ्ट कौन, F1, तो मैंने F1 उठा लिया। तुम जब F1 को उठाने लगे तो तुम्हें वो F1 मिला ही नहीं। जब नहीं मिला तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये आती है रेस कंडीशन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो वापस से समझाऊं। तुम आए, लेफ्ट फॉर्क उठाया, ठीक है, तुम राइट उठाने वाले थे, उससे पहले मैं आ गया और मैंने लेफ्ट उठा लिया, तो मेरा लेफ्ट कौन सा है, F1 है, जो कि क्या था, तुम्हारा राइट था। तो तुम्हारा जैसे ही राइट उठाने लगे, उससे पहले मैंने मेरा लेफ्ट उठा लिया और दोनों का कॉमन था। ये शेयरिंग वाली प्रॉब्लम है, ये रेस कंडीशन है। जब दोनों एक ही रिसोर्स को यूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो काम तो हुआ नहीं हुआ तो दूसरी बात, खाना खाया नहीं खाया दूसरी बात, अभी दोनों के पास एक एक फॉर्क हो गया लेकिन काम कोई नहीं कर पा रहा है। दिस इज व्हाट रेस कंडीशन। अगर सब कुछ ठीक चलता है, जैसे केस 1 में सब कुछ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, एक आया, दोनों खाना खाया, दोनों फॉर्क उठाया, वापस रख के चला गया। जब रख के चला गया तो लड़ाई कहाँ है, तुमने पहला उठाया था और मैं पहुंच गया और मैंने तुम्हारा दूसरा वाला उठा लिया, जो कि मेरा पहला है। तुम्हारा जो राइट है ना, वो मेरा लेफ्ट बनता है। ये तो बात समझ में आती है। तो मैंने पहले कौन उठाऊंगा, मैं F1 ही पहले उठाऊंगा, और तुम F0 उठाया ही था और मैं F1 उठा लिया। अब तुम कहोगे यार मुझे तो दूसरा फॉर्क मिला नहीं। जब दूसरा फॉर्क नहीं मिला
when you want two resources at the same time, that is f1 f0 and f1, but you are only having f0 in your hand, तो उस केस में दिक्कत क्या होगी? उस केस में दिक्कत क्या होगी? रेस कंडीशन, रेस कंडीशन आएगी, तुम दोनों ही पूरा नहीं कर पाओगे, ना तुम खाना खा पाओगे ना मैं खाना खा पाऊंगा। तो एफ, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये रेस कंडीशन आ गई। P0 will get F1 when P1 is completed। P0 को F1 चाहिए, तुमको दूसरा फॉर्क चाहिए F1, लेकिन वो लेके कौन बैठा है? P1 मैं लेके बैठा हूँ P2, P1 लेके बैठा है, यानी दोनों ही एक दूसरे के फॉर्क को लेके बैठा है और दोनों कह रहे हैं नहीं मुझे तो दो पहले। लेकिन P0 को यानी तुमको तुम्हारा फॉर्क कब मिलेगा? जब P1 पूरा हो जाएगा। P1 पूरा कैसे हो सकता है? उसने F1 उठाया, F2 भी उठाया, खाना खा लिया, अब वापस F1 रख दिया, अब P1 को पता चला रहा है मेरा F1 आ गया, अब मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन इस दरमियान क्या हुआ? P0 को वेट करना पड़ा, चंद्रभान को वेट करना पड़ा कि क्या आप के साथ खाना खा के चले जाएंगे, फिर मेरी टर्न आएगी। ये कैसा चक्कर हो गया? दिस इज व्हाट रेस कंडीशन इज, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर P0 पहले आया तो उसको दोनों ही रिसोर्सेज पहले मिलने चाहिए थे और उसको काम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सेकंड केस में हम समझा रहे हैं कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। देखो इसमें भी ना कोई कोड बड़ा चौड़ा नहीं है, तुम वापस इस बात को समझना। मैंने जितना हो सके लाइटर साइड लिखा है ताकि हम आराम से समझ सके। फॉर्क, ये टेक फॉर्क आई, P0 क्या है? P0 में आई कौन है? 0, ठीक है। अगर मैं कहता हूं फॉर्क आई तो फॉर्क 0 उठाओ, और मैं कहता हूं लेफ्ट उठाओ तो आई है 0, 0 प्लस 1 बिकेम 1, 1 मॉड n कहता हूं, n मतलब टोटल नंबर ऑफ फॉर्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्क्स कितने? 5। तो 1 मॉड जब हम 5 करेंगे यू विल गेट 1, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? F1 मिलेगा। ये समझ में आई बात? 0 1 1 हुआ, 1 मॉड 5 1 हुआ, 1 मॉड 5 जैसे ही 1 हुआ तो तुम्हें F1 मिल गया, तो तुम जो कार्य थे हो गया। इसी तरह से P1 आता है तो I की वैल्यू 1, तो इधर तो F1 बनेगा, और 1 प्लस 1 2, 2 मॉड 5, 2 मॉड 5 अगेन, 2 मॉड 5 क्या होता है? 2 होता है, रिमाइंडर 2 बचता है। जब 2 बचा तो इसमें क्या मिला? F2 मिला। तो ये कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये टेक I और टेक I प्लस 1 मॉड n, इधर भी पुट I और पुट I प्लस 1 मॉड n। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? लेफ्ट उठाओ, राइट उठाओ, खाना खाओ, लेफ्ट रखो, राइट रखो, घर जाओ। इतना काम इस कोड में लिखा हुआ है, ये रेगुलर चलता रहेगा। क्लियर हो गई ये कहानी? तो केस 2 भी समझ में आ गया, इंटरप्ट वाला, रेस कंडीशन समझ में आ गई। सॉल्यूशन क्या है इसका? सेमाफोर, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। और सेमाफोर भी कौन सा? 0 और 1 वाला। 0 और 1 वाला सेमाफोर कौन सा है? बाइनरी सेमाफोर है, काउंटिंग सेमाफोर नहीं। तो मैंने कहा था तुम्हें बाइनरी सेमाफोर बहुत काम आएगा आगे। ये नेक्स्ट आता है बाइनरी सेमाफोर। इस केस में हमने क्या किया, जितने रिसोर्सेज है ना हमारे पास, उन सब के रिसोर्सेज के क्या बना लो? सेमाफोर बना लो। हमारे पास फॉर कितने हैं? फॉर कितने हमारे पास? 5 ही फॉर के तुम क्या बना लो? सेमाफोर बना लो। सेमाफोर 0, सेमाफोर 1, सेमाफोर 2, सेमाफोर 3, सेमाफोर 4। 0 से लेके 4 सेमाफोर, और सारे में वैल्यू क्या डाल दी मैंने? 1 डाल दी। P0 को कौन कौन से फॉर चाहिए होते हैं? P0 को कौन कौन से फॉर चाहिए होते हैं? देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो तुम्हें दोनों डायग्राम और ये कोड साथ में मिल जाएगा। ये वाली चीज देखना, ये डॉटेड लाइन के इस तरफ का कोड देखना। P0 को कौन कौन चाहिए? F0 और F1, यानी सेमाफोर ये और ये चाहिए। एग्री? 0 और 1 चाहिए। इसी तरह से P1 को कौन कौन चाहिए? S1 और S2 चाहिए। P2 को कौन चाहिए? S2 और S3 चाहिए। P3 को कौन चाहिए? S3 S4 चाहिए। और P4 को कौन चाहिए? S4 और S0 चाहिए। देखो P4 को F4 और F0, यानी सेमाफोर कहें तो S0 और सेमाफोर यहाँ कहें तो S4। क्लियर हुई है कहानी? हमने क्या किया है, हमारे पास चूंकि मल्टीपल रिसोर्स हैं तो सेमाफोर भी मल्टीपल होंगे। इससे पहले वाले एग्जांपल में रीडर राइटर में या प्रोड्यूसर कंज्यूमर में हमारे पास एक ही रिसोर्स था तो हमने एक सेमाफोर से काम चला लिया। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास चूंकि मल्टीपल रिसोर्सेज हैं तो वी हैव मल्टीपल सेमाफोर्स आल्सो। ये हमने एक टेबल बना ली, ये टेबल समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें एक बात बताओ देखकर मुझे, क्या P0 और P1 एक साथ काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं सर, नहीं कर सकते क्योंकि S1 दोनों में कॉमन काम आ रहा है। P0 और P2 एक साथ काम कर सकते हैं?
यस सर। कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो S0 S1 चाहिए और इसको S2 S3 चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। P0 और P3 एक साथ काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यस सर, कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब लास्ट आता है एग्जांपल, वो है ये P0 और P4 एक साथ काम कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं कर सकते, बिकॉज S0 दोनों में कॉमन है, S0 कॉमन। कॉमन है। तो ये एक इश्यू है, लेकिन अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि नॉर्मली कोड रन कैसे होता है। ये एंट्री सेक्शन लिखा मैंने, देखो ये एग्जिट सेक्शन और यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन, इसको हम ट्रेस करते हैं। P0 आया, P0 आया तो फॉक 0 और फॉक 1 उठाएगा, क्लियर। तो हमने सेमाफोर 0 कर दिया और सेमाफोर यहाँ 0 कर दिया, हमने दो सेमाफोर्स थे, इन दोनों को 0 कर दिया। ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हम कि P0 अगर आ गया है तो P1 उसके अंदर ना आए, ये तो चेक करना चाह रहे हैं। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, जैसे ही P0 आया तो S0 को तो बना दिया 0 और S1 को बना दिया 0, गॉट द पॉइंट। अब F0 और F1 इज अलर्टेड टू P0, कोई इशू नहीं है, ये दोनों इसको अलर्ट हो गए। फॉर P1 आया, उसने कहा मुझे F1 और F2 चाहिए। F1 F2 क्या कहेंगे, F1 ये कहेगा कि आप S1 को क्या करो, 0 करो जाके, लेकिन S1 तो क्या है, ऑलरेडी 0 है, S1 क्योंकि S1 यानी सेमाफोर 0 है। सेमाफोर 1 जो है, यानी फॉर्क 1 उठाना चाह रहा हूं ना मैं भी तो, लेकिन फॉर्क 1 उठाया नहीं, उससे पहले मैं अगर आ गया तो उस केस में क्या होगा, उसको सेमाफोर तो 0 ही मिलेगा। जब सेमाफोर उसको 0 मिलेगा तो मैं फॉर्क नहीं उठा सकता। अगर P0 आ चुका है और उसने F0 और F1 को उठाने के लिए सेमाफोर की वैल्यू को 1 कर दिया है, तो S1 की 0 कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, P1 जब आएगा तो उसको सेमाफोर में 1 नहीं मिलेगा, सेमाफोर में 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा इट मीन्स मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे F1 नहीं मिलेगा। F1 और F0 किसको मिलेंगे, चंद्रबान को मिलेंगे। चंद्रबान ने पहले ही एंटर होते ही कह दिया था मैं अंदर जा रहा हूँ, किसी को मत आने देना, तो उसने दोनों कांटे काम ले लिए और किसी को अंदर नहीं आने दिया। ये समझ में आती है बात, ये कोड लिख सकोगे? यस सर। ये कोड लिख देना और ये ट्रेस करने वाला ये एग्जाम्पल लिख देना, ये एग्जाम्पल भी लिखना जो साइड में मैंने लिखा है। अब देखो, एक प्रॉब्लम पूछते हैं हमसे हमेशा, इसमें मैंने इसको बहुत लाइट कर दिया है, इसमें और चीजें मैंने वो सारी चीजें अभी कवर नहीं की है। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में केस 2 आता है, इसका सॉल्यूशन ये कहता है मोर देन वन फिलोसोफर कैन बी इन क्रिटिकल सेक्शन। कौन कौन से, तुमने अभी तुमने खुद नहीं बताया था कि P0 के साथ P2 आ सकता है, P0 के साथ P3 आ सकता है, P0 के साथ P4 आ सकता है, तुमने कहा था अभी। P1 के साथ P3 आ सकता है, P1 के साथ P4 आ सकता है, हमने अभी ये डिसाइड किया था, ये वही चीज है। तो कौन कौन से प्रोसेस साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं, यानी इस प्रॉब्लम में, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में हमारे पास ऐसा तकलीफ नहीं आएगी अगर एक साथ दो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एंटर हो जाते हैं। तो तुम और मैं दोनों एंटर हो गए, अगर P0 तुम हो और P2 मैं हूं तो दिक्कत थोड़ी है यार, तुम F1 F0 काम ले लेना, मैं F2 F3 काम ले लूंगा, दोनों काम करेंगे। तो हमें क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, 2 नंबर के सवाल आ सकता है ऐसा कि क्या डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में मल्टीपल प्रोसेसेस एंटर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इफ दे आर नॉट कोऑपरेटिंग प्रोसेस दे कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझना और लिखना एग्जाम में। ये तुमने खुद नहीं जवाब दिया था, मैंने नहीं बोला, अभी तुम्ही ने बताया था, उसी की स्लाइड है। यस सर। नेक्स्ट, डेडलॉक आ सकता है क्या? अगला सवाल आता है, डेडलॉक आ सकता है क्या? हम कहते हैं हाँ आ सकता है। देखो P0 आया, उसने S0 उठाया और S1 को सेमाफोर को 1 करने ही वाला था तब तक कि दूसरा P1 आ गया, उसने S1 को 0 कर दिया, फिर P2 आ गया, उसने S2 को 0 कर दिया, फिर P3 आ गया, उसने S3 को 0 कर दिया, फिर P4 आ गया, उसने S4 को 0 कर दिया। एक एक सेमाफोर की वैल्यू सबने बदली और दूसरा दूसरा प्रोसेस आता रहा। लास्ट P4 आता है, देखो P4 में S0 और S4 है। हम कहते हैं साहब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या? आपने कहा सेमाफोर आएगा तो क्रिटिकल सेक्शन नहीं होगा, डेडलॉक नहीं होगा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने पे, लेकिन ये तो केस है जिसमें डेडलॉक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने कहा कि सेमाफोर ये लगा देंगे तो डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन इस केस में भी डेडलॉक हो सकता है। तो डेडलॉक कैसे हुआ? सब ने अपना लेफ्ट 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 उठा लिया। जब लेफ्ट फॉर्क उठाया, अब P4 की टर्न आई। देखो P4 में वैसे तो हमने क्या लिखा था, S4 पहले उठाए और S0 बाद में उठाए। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या होगा,
S0 को उठाने जाएगा वो पहले। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, एल्गोरिदम अगर हम्म, चेंज करें हम और हम ये कहें कि अगर ये लास्ट प्रोसेस है, अगर ये लास्ट फिलोसोफर है, तो पहले वो अपना लेफ्ट नहीं अपना राइट फॉर्क उठाए। ये केस लगा देता हूं अगर मैं, तो मैं जैसे ही वहां जाऊंगा और मुझे S0 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो मैं S0 नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि S0 ऑलरेडी कौन उठा चुका है, P0 उठा चुका ठीक है। है ना। तो P4 यस। S0 ना उठा के क्या उठाए, S4 ना उठा के, सॉरी S0 ना उठा के क्या उठाए, S4 उठा, यस। आई एम सॉरी, S4 ना उठा के S0 को पहले उठाए। S0 को पहले उठाने की कोशिश करते से ही उसको पता चलेगा S0 तो किसी ऑलरेडी किसी को अलॉटेड है, तभी तो 0 है, और अगर वो 0 है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं चाहूं तो डायनामिक फिलोसोफर में एक छोटा सा चेंज करता हूं कि अगर लास्ट फिलोसोफर आता है, लास्ट फिलोसोफर जैसे ही आता है, उस केस में मैं लेफ्ट नहीं, मैं पहले मेरा राइट वाला फॉर्क उठाऊंगा। इस केस में देखो P0 ने F0 को उठा लिया था, सबने लेफ्ट वाला उठा लिया था, सबने लेफ्ट उठाया। अब P4 की टर्न जैसी आती है, वो F4 को ना उठा के किसको उठाए, F4 को, F0 को उठाए। F0 ऑलरेडी किसके पास पड़ा हुआ है, P0 के पास पड़ा हुआ है, P0। P0 के पास पड़ा हुआ है। तो अब P4 को प्रॉब्लम आएगी, P4 को OS रोक देगा, नहीं साहब आप एंटर नहीं हो सकते क्रिटिकल सेक्शन में। अगर वो F4 उठा लेता तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाता और मांगता S0, F0 मांगता रहता, सब मांगते रहो, सब एक दूसरे का लेफ्ट मांग रहे हैं, मिलना किसी को कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही लास्ट फिलोसोफर आता है, उस केस में हमने ये कहा, इफ लगा के हमने कोड चेंज कर दिया कि अगर ये लास्ट फिलोसोफर है, देन यू हैव टू पिक राइट फॉर्क फर्स्ट रादर देन लेफ्ट फॉर्क, तो ये डेडलॉक नहीं होगा। हम ब्रीफ करते हैं, देखो इसे हम इस डाइनिंग फिलोसोफर को ब्रीफ करते हैं। इसमें कोड बहुत कम है, फिर भी जितना भी लिख के जरूर आना तुम। ये प्रॉब्लम यहाँ समझानी है कि फिलोसोफर कितने होते हैं, फॉर्क कितने होते हैं, दो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, थिंक और ईट है। अगर फिलोसोफर आता है तो क्या होता है, थिंक करता है, लेफ्ट वाला फॉर्क उठाता है, राइट वाला फॉर्क उठाता है, खाना खाता है, लेफ्ट रख के जाता है, राइट रख के जाता है। ये ट्रेस जो किया ये लिख देना, ठीक है। केस 2 लिखा, ये केस तो सिंपल है, तुम आए, तुमने खाना खाया, फॉर्क रखे चले गए, कोई इशू नहीं है। एक प्रोसेस आया, दोनों रिसोर्सेज यूज किए, अपना प्रोसेस किया, चला गया। मैं आया, मैंने रिसोर्सेज यूज किए, प्रोसेस किया, चला गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब तुम आए, तुमने पहला फॉर्क उठाया, तुम्हें दो रिसोर्स एक साथ चाहिए थे, तुमने एक रिसोर्स उठाया ही था और मैं पहुंच गया, और मैंने जो तुम्हें दूसरा रिसोर्स चाहिए था वो मैंने पहले उठा लिया। क्लियर। तुम्हें स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए यस। था, तुम्हें कोई और इक्विपमेंट भी चाहिए था, मैंने एक उठा लिया तुम में से। अब तुम कहोगे यार ये तो कोई काम नहीं हुआ, मैं तो नहीं कर सकता काम, तो इंटरप्ट आ गया, ये रेस कंडीशन होगी। मैं कहता हूँ मैं नहीं छोड़ू, तुम कहता तुम नहीं छोड़ो। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा फिर तुम्हारी टर्म वापस आएगी, तब सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें बहुत वेट करना पड़ेगा। दैट इज नॉट गुड एट ओएस पार्ट। तो हम वहां पे कहते हैं हमें एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इस रेस कंडीशन का, दैट इज सेमाफोर। अगर तुम अंदर आ गए हो तो तुम उसके सेमाफोर को 0 और 1 की जगह 0 कर दो। तो तुमने कहा मुझे दोनों फॉर्क चाहिए, कोई छिड़ेगा नहीं, मैं आ रहा हूँ वापस, तो तुमने S0 और S1 को 0 कर दिया। इट मीन्स यू वांट टू यूज F0 एंड F1 फॉर्क। अब अगर मैं आता हूं तो मुझे वहां पे 1 की जगह 0 मिलेगा, तो आई कांट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन बिकॉज somebody else is using it। ये सॉल्यूशन निकला क्रिटिकल सेक्शन से, सेमाफोर से क्रिटिकल सेक्शन का, और डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम में ये हमने यहाँ पर उसको ट्रेस करके बताया कि अगर 0 है ऑलरेडी तो कोई दूसरा फिलोसोफर एंटर नहीं हो सकता। लेकिन हमने कहा कोई दूसरा बिल्कुल ही दूसरा हो, तो जिसको ना तो F0 चाहिए ना F1 चाहिए, बिल्कुल यूज कर सकता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ कंडीशंस वेयर यू कैन you allow process to enter into critical section। P0 और P2 एक साथ एंटर हो सकते हैं, P0 और P3 एक साथ एंटर हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, मैंने डॉट डॉट इसीलिए लगाया बिकॉज वी हैव टू राइट मैनी मोर, अभी बहुत सारी और लिखनी भी है हमें, लेकिन अभी हमें समझ में आ गई बात है ना। नेक्स्ट है, इसमें यस क्या सर। डेडलॉक हो सकता है क्या, हाँ डेडलॉक हो सकता है। अगर सब डेडलॉक हो लेफ्ट सकता लेफ्ट 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 पहला उठा लेंगे डेडलॉक हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या, सेमाफोर यूज किया, ये कह के कि इसमें डेडलॉक नहीं आएगा, लेकिन आपने फिर एक प्रॉब्लम बता दी इसी में। तो देयर इज वन केस, ओनली वन केस, व्हेन एवरी फिलोसोफर स्टार्ट्स विद लेफ्ट फॉर्क और राइट उठाने से पहले ही कोई दूसरा आ जाता है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, अगर लास्ट फिलोसोफर आ गया है तो उसको कहो पहले तू तेरा राइट उठा ले भाई। जैसे ही वो अपना राइट उठा लेगा तो उसको ये टाइम मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि somebody else is using my left fork, और वो फिर एंटर नहीं होगा। है।
मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, ये मैंने लाइटर साइड लिखा है, अगर तुम इसे ढंग से कर लेते हो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इसको और डिटेल में करना है, मैं इसकी स्लाइड्स और बना दूंगा आगे वाली भी, कोई इशू नहीं उसमें, यस है ना। तो ये अब हम वापस एक बार फर्स्ट सिलेबस पे चलते हैं। देखो, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, एक रीडर राइटर, एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर, और तीसरा है डाइनिंग फिलोसोफर। ये तीनों हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर? इन पे एक बार यस पढ़ना, आप बाकी सब लोग भी जब वीडियो देखेंगे तो पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना, है ना। और सेकंड यूनिट के लिए हम वापस मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए, जब तुम कहोगे, या मैं जब यस भी, सर आज अगर हम मिलते हैं वापस थोड़ी देर बाद या शाम को दोपहर में, जब भी हम डिसाइड कर लेंगे, वी विल स्टार्ट सेकंड यूनिट एज ए रिवाइज सेशन ही कह सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक ही आधे पौना घंटे में ना सेकंड यूनिट पूरी एक बार रिवाइज हो जाए। क्लियर? यस सर बस कोशिश ये सर रहे आज ही कि करा देना भले, क्योंकि आज की आज ही क्लास है नहीं। मैं कोशिश ये करूंगा, ये इंटरनेट भगवान की दया से ऐसे ही चलता रहे, जैसे ये सेशन सही निकला अच्छा, है ना। मुझे बहुत डर लग रहा ओके था, मैंने कहा फिर नहीं अटक जाएगा। ये स्लाइड्स हाँ मैं तुम्हें ग्रुप पे डाल के दे दूंगा अभी, पीडीएफ बना के इसकी, है ओके ना। सर और नहीं तो ड्राइव वाले में भी रखा हुआ है, वहां से ले लेना, कोई इशू नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें अलग से ठीक है पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, सर, कोई पूरी तो है, पीडीएफ भेज देना ना यूनिट पूरी 15। पूरी पीडीएफ, पूरी पीडीएफ, ये वाली जो 5th यूनिट की पीडीएफ है ना, ओके पूरी भेज दूंगा मैं, केवल ये इतना ठीक आधा है आधा अधूरा नहीं, पूरा ही भेजूंगा। ओके सर मिलते हैं फिर बाद में वापस। ओके ओके, ओके थैंक सर यू, थैंक यू। ओके।